ये भारत का आधिकारिक सर मेरे को बात है। बहुत ही, मेरे दर्शकों को आप लेकिन एकदम आम आंकड़ों में, आम भाषा में समझाइए इसको कि 60 दिन का स्ट्रेटेजिक पूल अभी टच नहीं किया गया है ना। दूसरा आप ये कह रहे हैं, अब जो आप आगे समझा रहे हैं, मेरे दर्शक जानना चाहते हैं कि एक्चुअल है स्थिति क्या है सरकार की। देखिए, स्थिति सरकार की है कि जो एक बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है, ग्रेजुएशन हम खाना पकाते हैं ग्रेजुअल जो अच्छा बनता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को हमेशा पैनिक होकर काम नहीं करना होता, बताना पड़ता है, धीरे धीरे माइंड में डालना पड़ता है कि देखिए अब चीज़ें हो रही हैं, अब ऐसा ऐसा हो सकता है। अगर मान लीजिए वार एस्केलेट करी जाता है 4-5-6 महीने तक, तो हमारी सिचुएशन आ सकती है, इसलिए आप मेंटली प्रिपेयर होते रहिए। और दूसरा जो लाइन ऑफ थॉट है, जो दूसरा टूल्स है कि उन पे क्रैकडाउन करो। जैसे मैं बताया कि 400-500 एफआईआर हो चुकी हैं पूरे इंडिया में, यूपी से लेकर कनाडा मध्य प्रदेश से, तो उनको क्रैकडाउन तक कि वो कालाबाजारी न करें, ताकि लोग धीरे धीरे अपने आप को एडजस्ट करें। ऐसे नहीं होता, मुझे ऐसा इसलिए बिल्कुल ऐसे आप जो मैं समझ रही हूँ बात पर, मेरे दर्शकों की बात ये बात है कि कोरोना में भी यही कहा गया था कि वी आर अंडर कंट्रोल। वो ये सिचुएशंस तो कंट्रोल में होती नहीं, और होगा क्या कि सडनली एक दिन एक सरकार का आ जाएगा पर्चा कि ये 10 चीजें आप नहीं कर सकते। और मैं दोबारा आपसे एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री ये कहना चाहती हूँ, जब वॉर होती है ये एलिट्स वॉर कर लेते हैं, पावरफुल लोग वॉर करते हैं, फर्क किसको पड़ता है? मार्केट में मेरा पैसा लगाता आज मैं 5 लाख के नीचे होंगी शायद। जब कभी कोरोना आया था, मैंने ही अपने आसपास वालों को, अपने घर के लोगों को खोया होगा, हमारे आम लोगों ने, हमारे लोगों ने खोया। हर चीज आम आदमी अफेक्ट होता है। मैं जाऊंगी तो मेरे लिए तेल महंगा हो जाएगा, मतलब मैं इन द सेंस एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो अल्टीमेटली जिस दिन सरकार कह देगी कि आप ऑड एंड इवन कर दीजिए, पोल्यूशन कंट्रोल नहीं होता तो मेरे को खरीदना पड़ता है एयर प्यूरिफायर, अल्टीमेटली एवरीथिंग आई हैव टू सफर। हम तो सिर्फ गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से सोचते हुए, मैं फिर आपसे एक चीज और समझना चाहती हूँ मैम, कि अभी की जो सिचुएशन है, मैं अब ये इस डिस्कशन में डोनाल्ड ट्रम्प साहब के बारे में समझने की जरूरत है। एक तरफ तो ये, जैसे मैं अभी पढ़ भी रही थी कि जो पीस प्लान था कि वी आर इन टॉकिंग टर्म्स, ईरान ने जो पॉइंट्स भेजे हैं उस हिसाब से तो ईरान बिल्कुल तैयार नहीं है झुकने को। इधर और ज्यादा मात्रा में ट्रूप्स को भेजा गया है जो कि पहुंच जाएंगे। अब आप इस पूरे वॉर को कहां देख रहे हैं? एक तरफ तो पिक्चर दिखाई जा रही है डी एस्केलेशन, और उसी तरफ ओवल ऑफिस में ट्रम्प खड़े होकर बोलते हैं कि जो मेरे वॉर सेक्रेटरी हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते, और वो ये कहते हैं कि वी टॉक विद बॉम्ब्स। है क्या मैम सिनेरियो? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, बिकॉज जो ट्रम्प हैं, एज वी ऑल नो, ही इज फ्लिप फ्लॉप। अभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। इज दिस हिज स्ट्रेटजी? This could be his strategy also, but the fact of the matter of the fact, ma'am, is Iran is having an existential survival, is on a survival mode. Iran is going to fight back. आप मुझे बताइए कौन सा देश ऐसा है जो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेगा? 90 मिलियन का पॉपुलेशन, ईरान इज अ बिग कंट्री, उसको उस पर आप बूट्स ऑन द ग्राउंड ला ही नहीं सकते हैं। और आप कुछ भी करिए, इट्स लाइक आप एक सर काटेंगे तो 10 सर और आ जाएंगे। ये वो है कि जिन्होंने अपनी लेयर्ड सक्सेशन प्लानिंग करी हुई है, और इनको आप किसी तरीके से काट नहीं सकते, बिकॉज दिस इज़ नॉट कि यू जस्ट गो टू वेनेजुएला और द मेस यू क्रिएटेड इन अफगानिस्तान। यू कांट डू दैट विद ईरान। ईरान is having a 3D chessboard as we call it. इनका जो strategic allies हैं, इनकी जो political stance है, इनका जो military stance है, इनका ये सब इतने अच्छे layered structure में है that ईरान पीछे नहीं हटेगा। Now USA is realizing it कि ईरान पीछे नहीं हटेगा। So Donald Trump comes up with something or the other. Meanwhile we know, हास्यास्पद है सर कि डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कि ईरान इज डेस्परेट टू मेक अ डील विद यूएस। अरे मतलब मुझे लगता है कि अभी व्हाट इज रॉन्ग विद हिम? आई थिंक एक एज फैक्टर होता है ना, व्हेन योर मेंटल फैकल्टीज आर पर मोर ये जो इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, वहाँ के लोग और ये जो प्रोटेस्ट आते हैं, क्या ये सच है? मतलब वहाँ के लोग इसको रियलाइज कर पा रहे हैं सर? his popularity rating is 30%. 30% down, yes. यस। और दूसरी बात ये है कि ऐसा नहीं है कि पूरा जो अमेरिकन इंटेलिजेंसिया या जनरल पब्लिक है वो इस सारी चीज़ों की सपोर्ट में, बिकॉज दे आर ऑल्सो फेसिंग द क्राइसिस, प्राइस राइज और वो सब उनके साथ भी हो रहा है। और दूसरी बात, डॉक्टर साहब ने जो कहा कि ये एक एग्जाम्पल लीजिए, अगर इस तरह की सिचुएशन इंडिया के ऊपर होती तो आपको लगता है कि हम चुपचाप बैठने वाले थे?
इट्स अ क्वेश्चन ऑफ प्राइड। पर सर अब तक हम डायलॉग कर चुके होते, नहीं डायलॉग कर चुके होते, वी आर अ सेन कंट्री, हमें पता है वॉर से। देखिए ईरान की मैं एक बात, आप मुझे इसका जवाब दीजिएगा। सेन कंट्री मान रहे हैं अभी द वे ही इज डूइंग? नहीं, सेन इन द सेंस, देखिए वॉर, बात ये है हम ईरान ने जबरदस्त बैकफुट पे यूएस को कर दिया होगा, हाँ। लेकिन एक बार आप मान लीजिए वॉर खत्म, ईरान को अपनी कंट्री और अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात नहीं कहेंगे, हम कहेंगे लॉजिस्टिक्स हैं या जो एक नॉर्मल आम जिंदगी में वापस लौटने में सर 20-30 साल लग जाएंगे। तो ये तो फैक्ट है ना सर। हम गुस्से में तो वो बहुत अच्छा रिटेलिएट कर रहे हैं, इट इज गुड फॉर अस टू मेक ट्रम्प अंडरस्टैंड कि आप दोबारा सोचिएगा अगर किसी के साथ वॉर में आए। ईरान ने सबकी मदद की है ये करके, लेकिन हम उस पार चले जाएं कि वॉर खत्म हो गई, ईरान अपने आम जिंदगी पर आने में, नॉर्मल रूटीन लाइफ पे आने में उसको शायद 20 से 30 साल लग जाएंगे। देखिए इसमें एक चीज होगी, ये इंडिया कभी ऐसा नहीं करता मुझे ऐसा लगता है। इस हर एक एक geography wise हम इतने powerful नहीं है। नेशनल कैरेक्टर होता है, जैसे मैडम ने कहा कि उनका एक प्लानिंग शुरू से ऐसी थी क्योंकि वो हमेशा टारगेट पे रहे हैं, बिल्कुल किसी ना किसी तरीके से। और जस्ट टू ऐड ऑन, हाँ। ऐसा होता तो हम अब तक पीओके कब का ला चुके होते नहीं? वो That आई is थिंक ours only. डिफरेंट थिंग ओनली, क्योंकि यहाँ पे हमारे को यही चीज़ देखने का है कि मतलब इट्स अ क्वेश्चन ऑफ ए प्राइड ऑफ अ कंट्री। ठीक है, आपने उसको डिस्टर्ब किया, और मेरे पास अगर पावर है, वो चाहे कहीं की डिफेंस की पावर हो या डिप्लोमेटिक पावर हो, वो एक अलग इशू है। अगर डिप्लोमेसी अगर फेल हो जाती है तो फिर देन व्हाट इज द लास्ट रिकोर्स टू मी? आई हैव टू टेक द डिफेंस इनटू द फोरफ्रंट। तो यहाँ पे वो सिचुएशन ही नहीं आई बेचारों को कि डिप्लोमेटिकली वो बात कर सकें। आपने किसी को घर जाके पकड़ लिया तो वो क्या करेगा? वो तो हाथ पैर चलाएगा ही ना। और फिर आप मतलब एक कोई भी एक रैशनल डिसीजन या ऑफर नहीं दे रहे हो, जो भी कह रहे हो वो आप उसको कहते हैं ना, उसके क्या बोलेंगे कि उसके प्राइड को फिर आप। सर आई टोटली बाय दिस पॉइंट हाँ। कि ईरान यही कर सकता था। हाँ। आई एम नॉट डिनाइंग, ईरान को यही करना, तो किसी न किसी एक को तो अमेरिका को समझाने के लिए करना ही पड़ता, जो ईरान ने किया। देखिए, और इस चीज़ में एक जो आपने कहा कि 30 साल लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि एक बारी जब वॉर ख़त्म होगी, बहुत सारे लोगों ने अपने आप को पीछे हटाया। उन्होंने तो नाटो को भी गाली गुली दे दी है कि भाई मैं देख लूँगा तुम सबको। उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, विल नॉट अलाउ अवर बेसिस टू बी यूज अगेंस्ट ईरान, है ना। तो एक्सेप्ट सर हाँ, एक बहुत एक्सेप्ट यूके और किसी ने उसको मतलब उस तरीके से हेल्प नहीं करा है। एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा ट्रंप को। जस्ट आई हैव सीन इन द मीडिया एंड एवरीवेयर कि ट्रंप को एक विक्टिम बनाने का एक ऐसा आप समझने की कोशिश करिए कि ट्रंप इतिहास का सबसे ज़्यादा वोट पाने वाला लीडर रहा एज ए ओपोजिशन। जब पिछली बार हारे थे वो, ट्रंप की कितनी अच्छी लॉबी है। पिछली बार जब क्लिंटन की 30% से नीचे थी पॉपुलरिटी, तो अगला इलेक्शन जीत गए थे। और जॉर्ज बुश जब इराक पे अटैक किया था 89% की पॉपुलरिटी थी, 30 दिन के बाद इलेक्शन हार गए थे जी। समझने की कोशिश करिए। आप पॉलिटिकल सिस्टम को समझिए अमेरिका में क्या। अमेरिका के अंदर क्रिश्चियनिटी पूरे दुनिया के अंदर इस समय माइग्रेशन के खिलाफ आउटरीच चल रहा है, खासकर मुस्लिम के खिलाफ, कि हर देश के अंदर वो जो पॉपुलेशन बढ़ाते जा रहे हैं। ब्रिटेन जैसे देश में 2.5 लाख लोग सड़कों पे आ जा रहे हैं, जो भारत में अभी तक नहीं आए हैं। जर्मनी में 3 लाख लोग सड़कों पे आ गए थे। फ्रांस में ऐसा घटना हुआ, तो ट्रंप उसको कैच कर लिया। पिछला 2016 का इलेक्शन ट्रंप ने किस बेस पे जीता था? गे मैरिज पे जीता था उसने, जो क्रिश्चियनिटी की डिमांड थी, जो शादी, इन सब मैटर पे जो कि वहाँ के लोकल पब्लिक को सूट करता है। क्रिश्चियनिटी के अंदर कहावत है घरों घरों में कि इजराइल का अगर कोई कर्ज किया है, इजराइल को अगर किसी ने अगर बुरा बोला, इसका मतलब कोई जीसस को बुरा बोल रहा है। वो एक उनके घरों में कहावत चलती है। और जब तक वेस्ट में सबसे बड़ा युद्ध नहीं होगा, तब तक वहाँ पे जेरूसलम में मंदिर नहीं बनेगा, जो 70 में डाउट किया। अब सुनिए, एक बार और बताना चाहूँगा नागर जी, इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड थी वहाँ पे ईरान के अगेंस्ट करने के लिए, और ईरान को हम लोग इतना ज़्यादा सेफ पैसेज क्यों दे रहे हैं? एक कंट्री जो पूरे मिडिल ईस्ट को बंधक बना रखी पिछले 25-30 साल से, एक उसने 3 स्ट्रीट हमारे पास हैं, रेड सी है, हॉर्मुज है, जो कि वर्ल्ड का एक रिसोर्सेज है, एक नेचुरल रिसोर्सेज है। यहाँ पे उसने हाउदी बना के, हाउदीज को करके उसने रेड सी को कब्जा कर लिया, यहाँ पे स्टेट हाउस कर लिया, वहाँ लेबनान हमास को बना के एक कंट्री को बोल रहा मैं जीने ही नहीं दूंगा इस धरती पर, जीने नहीं दूंगा। और बिना वोट पाए, सिंगल वोट पाए, बिना इलेक्शन लड़े, वो परिवार पिछले 40 साल से सत्ता पर है, और उसने अपनी खुद की एक फौज बना ली है, IRGC, मतलब ईरान इज ए स्टेट
और खोमेनी परिवार इज ए स्टेट विद इन द स्टेट। अब मैं अब आज एक मैं जवाब देना चाहती हूँ इन तमाम बातों के साथ। उन्होंने कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन भी कहा था। अब आप सुनिए, डेटा है, मेरे को अच्छा लग रहा है एज एन अमेरिकन कि आप ईरान पे अटैक कर दीजिए, आप वेनेजुएला के आदमी को उठा लीजिए, पर जब तक मैं सुरक्षित हूँ, जब तक मेरे को मेडिकल फैसिलिटीज मिल रही हैं, जब तक मेरे सोल्जर सुरक्षित हैं, जब तक मेरा उद्धार हो रहा है, ट्रंप को लाया इसलिए गया था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब आप सुनिए, मैं डेटा के साथ आपको पढ़ रही हूँ। अब तक करीब $30 बिलियन खर्च हो चुका है। यही $30 बिलियन अगर बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनको चला जाता तो वो फ्री लंच और आई डोंट नो अबाउट 100 इयर्स तक के लिए मिल सकता था। दूसरा आप देखिए, वो ये कह रहे हैं कि मुझे और $200 बिलियन चाहिए। इस $200 बिलियन में आप कितने लोगों को, मतलब कितने लोगों को वहां पर मेडिकल केयर पर, आप अगर मेडिकल केयर में इसको डाल देंगे, आई थिंक ट्रंप दोबारा भी, अगर संभव होता तो दोबारा भी जीत के आ सकते थे। तो सवाल ये है, और उसके अलावा आपने इतने सारे आर्मी सोल्जर्स की जान खतरे में डाल दी। मैं एक डेटा आपको बताऊंगी, ये होटल्स वगैरह पे अटैक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वहां के अमेरिकन सोल्जर्स जो थे उन्होंने अपना बेस छोड़ दिया है और होटल में शरण ले ली, तो ईरान ने होटल पे अटैक कर दिया। अब मिडिल ईस्ट में कैंसिलेशन हो रहे हैं कि हम अमेरिकी सोल्जर्स को नहीं रखेंगे। तो दिस इज द अदर पार्ट ऑल्सो। मैं बता रहा हूँ इसका, नागर जी मैं इसकी चीज बता रहा हूँ। देखिए, मैं वेरी फर्स्ट डे से जो 28 को अटैक हुआ था, सेवरल चैनल पे और आपके रिस्पेक्टेड चैनल पे भी बोलता रहा कि एक्चुअली अमेरिका युद्ध नहीं चाहता। इनफैक्ट जो मैं जब फॉरेन अफेयर्स रीड करता हूँ उसको, पिछले 12 साल से उसकी डॉक्ट्रिन रही है कि मैं युद्ध से भागूं। उसने सीरिया से फौज हटाई, उसने इराक से फौज हटाई, उसने सूडान से फौज हटाई, उसने अफगानिस्तान से फौज हटाई, क्योंकि चाइना को लेवरेज करना चाहता है वो किसी भी तरह से। अब युद्ध जब जो उसको चाहिए थी, देखिए यहाँ पे पैरोल ने बोला है कि मुझे ये 5 चीज़ें चाहिए थी, 5 चीज़ें उस समय तक नहीं मिली। अब ये चीज़ एक है कि ट्रंप ने 7 दिन पहले बोला था कि मेरा $1 नहीं लगा युद्ध में, और मैं उसको बेट कर रहा हूँ कि $1 नहीं लगा उनका। इतिहास का सबसे ज़्यादा टैरिफ कलेक्शन अमेरिका का $279 बिलियन हुआ है 2025 में, और $40 बिलियन हो चुका है इस 2026 में, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी। पिछले 2024 में जब टैरिफ नहीं लगाया गया था तो केवल $70 बिलियन हुआ था। मतलब हम $209 बिलियन ज़्यादा इकट्ठा किया अपने किट्टी से नहीं, ना हमने मैन पावर क्रिएट किया, ना हमने कोई फैक्ट्री क्रिएट की, बस दूसरे देशों पर टैरिफ लगा के जो उनका हक था। इनफैक्ट उनका हक, जैसे भारत 7% 70% लगा, तो उनका भी हक था ऐसे ही लगाने का, लेकिन वो नहीं लगाते थे क्योंकि डेवलप कंट्री थे, छोटे छोटे देशों पर नहीं लगाते थे, जो डेवलपिंग कंट्री नहीं लगाते थे, लेकिन उनके पास पावर था। अब उन्होंने $270 बिलियन में से अगर उन्होंने एक पर डे का खर्चा जो जा रहा है वो लगभग 40 से 450 मिलियन डॉलर के लगभग जा रहा है, मतलब 2 दिन में $1 बिलियन जा रहा है। अगर 3 महीने युद्ध लगते हैं तो उनका $40 बिलियन खर्चा होता है। सबसे ज़्यादा 5.6 पहले दिन लगा था। अब उसके बाद अब बैकड्रॉप में देखिए, 8 दिन पहले $23 बिलियन का उन्होंने मिडिल ईस्ट में हथियार बेचा है। सोचने की बात है, मिडिल में युद्ध में इतना ज़्यादा ऑयल खर्चा होता है, उसकी कनेक्शन और हमको कंपनी इतनी कमा रही है। पिछले बार यूक्रेन युद्ध में $150 बिलियन कमाया था नेक्सन कंपनी ने, जो कि एक देश की जीडीपी होती है। उन पैसों से युद्ध लड़ रहे हैं और अपना $1 नहीं खर्चा कर रहे हैं, और $23 बिलियन उन्होंने बेच दिया और fact says something else, sir. Or fact says something else, sir. I don't know, one sided interpretation। आप मुझे ये बताइए कि टैरिफ हमारे ऊपर बढ़ा, एक एग्जांपल लीजिए, वही आइटम मैं अगर यहाँ से भेज रहा हूँ तो मैं उसकी कॉस्ट बढ़ा के ही दूंगा, मुझे अपना प्रॉफिट भी रखना है। एज ए अमेरिकन सिटीजन को उसको महंगा पड़ रहा है, कितने का मिलेगा? तो आप ये गवर्नमेंट, आप सिर्फ देख रहे हैं कि गवर्नमेंट के एंगल से कि उसके एक्सचेकर में कितना आ रहा है, बट लुक एट द पब्लिक। और आप मिडिल ईस्ट से हथियारों की बात कर रहे हैं सर, मिडिल ईस्ट तो खुद जिस चीज से चलता है वो बंद है, ठप पड़ा है। कहाँ से जनरेट करेंगे? महंगाई की बात करूं तो अभी गूगल सर्च करेंगे तो अगर मार्च में 2.4 इन्फ्लेशन रहा है अमेरिका का, इस मार्च में जबकि युद्ध चल रहा है 2.4, इसको महंगाई कहेंगे क्या? नहीं, आप जाके देखिए द रिसेशन। सोचने की बात है कि मैं अमेरिका और वहां पे नहीं रखा था। कॉमन मैन इज ट्रबल्ड इन द यूएस, इट इज गोइंग आउट फ्रॉम द पॉकेट, उसकी जेब से निकल रहा है। यूएस की बात कर रही हूं मैं। मैडम ने 2 फिगर बताए, $30 बिलियन खर्चा हो सकता है, मैं एग्री। $200 बिलियन इसलिए उन्होंने और मांगा है, $200 बिलियन और मांगा है क्योंकि सर फैक्ट्रीज में ये कहा जा रहा है प्रोडक्शन बढ़ाइए, बढ़ चुका है, उनको प्रिसिशन मिसाइल्स चाहिए। अगर उसके पीछे का चीजें देखें कि $200 बिलियन क्यों मांगा है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन हुआ है उसके बाद जो दूसरा आर्टिकल यूज कर रहे हैं ट्रंप, बोले कि टैरिफ को मुझे कंटिन्यू करना है, $200 बिलियन मैं लाऊंगा लेकिन मुझे परमिशन दो।
सोचिए, तो मैं उस थिंग और मैम, उस It Ma'am, is please, eight let- steps. और वो देखिए, you take एक- one step forward and you take 2 steps back. Backward. exactly. ये हो रहा है सर। हाँ। वो एक स्टेप आगे ले रहा है, फिर 2 स्टेप उसको पीछे लेने पड़ रहे हैं, बिकॉज रियलिटी कुछ और है, बोल कुछ और रहा है। और ये इंटरप्रिटेशन है डाटा का।